नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार की उन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं जो खास तौर पर आप किसान भाई बहनों के लिए है, युवाओं के लिए है, जो कि कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए रोजगार के माध्यमों से जुड़ना चाहते हैं। इसमें न सिर्फ सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी नई तकनीकों से जुड़ी योजनाएं हैं या फिर ऐप्स हैं जिनसे हमारे किसान जुड़ सकते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे शहद क्रांति की, मीठी क्रांति की और उससे जुड़े हुए मिशन के बारे में, जिसका नाम है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन। इससे कैसे मधुमक्खी पालकों को लाभ हो रहा है, सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है कि शहद उत्पादन बढ़े, युवाओं को कृषि स्टार्टअप या फिर कहे शहद से जुड़े हुए स्टार्टअप से कैसे रोजगार मिल रहा है, अच्छा शहद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से उत्पाद इससे जुड़े हुए बाजार में उपलब्ध हैं, इस पर विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज के इस मिशन के सार के बारे में, यानी योजना का सार। इन्हीं के परागण से होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन खेती के लिए भी लाभकारी है। मधुमक्खियों से मिलने वाले दूसरे उत्पादों में मोम, रॉयल जेली, प्रोपोलिस यानी रालाप, परागकण और मधुमक्खी विष शामिल हैं। ये उत्पाद बहुत महंगे हैं और बाजार में इनकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। मधुमक्खी पालन उद्योग में लागत और मेहनत कम लगती है, जिस कारण आज कई युवा और किसान इस उद्योग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। 1953 के दौरान हमारे देश में केवल 230 मधुमक्खी पालक थे, जो बक्सों में लगभग 800 कॉलोनियों का अनुरक्षण करते थे। तब शहद का उत्पादन बहुत कम था। आज देश में लगभग 25 लाख मधुमक्खी कॉलोनियां और 2.5 लाख मधुमक्खी पालकों के अलावा जंगलों से शहद इकट्ठा करने वाले भी मौजूद हैं। मधुमक्खियों के महत्व को देखते हुए ही सरकार इस क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है। खासकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन चलाया जा रहा है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मिशन का प्रमुख उद्देश्य मीठी क्रांति के लक्ष्यों को हासिल करना है, ताकि मधुमक्खी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके, पालकों और शहद उत्पादकों की आय बढ़ाई जा सके और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। इसके लिए शहद उद्योग के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र बनाए जा रहे हैं। मधु परीक्षण प्रयोगशालाएं और कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, बाजार की समझ और वैज्ञानिक तरीकों से मधुमक्खी पालन के लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार देश भर में 10,000 FPO तैयार कर रही है। इनमें 100 FPO मधुमक्खी पालकों या शहद उत्पादकों के लिए हैं। सरकार की कोशिशों और किसानों की मेहनत से भारत विश्व का प्रमुख शहद उत्पादक देश बन गया है। 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में 1,33,000 टन शहद के उत्पादन की बात की जा रही है। भारत में शहद की बहुत ज्यादा खपत नहीं है, इसलिए हम कुल पैदावार का आधे से भी ज्यादा हिस्सा निर्यात कर देते हैं। 2022-23 के दौरान देश से करीब 80,000 टन शहद का निर्यात किया गया है।
तो ये था राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का सार, यानी इस मिशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आपने अभी इस रिपोर्ट में जानी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरकार आपके साथ में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इस मिशन से जुड़े हुए विशेषज्ञ से, जानेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन की। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आपने इस योजना के सार के बारे में कार्यक्रम के पहले भाग में जाना। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं विशेषज्ञ से और जानते हैं कि कैसे युवाओं को, किसानों को और साथ ही उपभोक्ताओं को इस मिशन से लाभ हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के बारे में, और इस पर और विस्तृत जानकारी लेते हैं विशेषज्ञ से जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नवीन कुमार पाटले जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। आप अपर आयुक्त हैं बागवानी एवं कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। तो बात करते हैं शहद को लेकर किस तरह की क्रांति आई है और किस तरह सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, प्रयासों के माध्यम से न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं बल्कि किसानों को, मधुमक्खी पालकों को नई राह भी मिल रही है। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी इस मिशन के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दी जाए। क्या है ये मिशन? जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 के बाद में, और उस समय ये भी हम जानते हैं कि उस समय कोरोना काल था, किंतु 2020-21 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन हमारे देश में प्रारंभ किया गया। इसके पीछे जो विचार था कि पूरे देश में मधुमक्खी पालन से होने वाले लाभ एवं उसको आजीविका से जोड़ करके हम पूरे देश में एक मधु क्रांति लाएं, और इस दिशा में इस मिशन के अंतर्गत जो उत्पादन से संबंधित बिंदु होते हैं जिसमें हमें सहायता देनी है वो, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, जैसे कि प्रोसेसिंग यूनिट क्रिएट करने के लिए, टेस्टिंग यूनिट बनाने के लिए, और तीसरा था अनुसंधान, इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रख करके इस पूरे मिशन में इनका प्रयोजन किया गया, और उसके माध्यम से हम राज्य सरकार एवं अन्य संस्थानों को मदद दे रहे हैं। और पूरे देश में एक तरह से वैल्यू चेन, जिसको बोलते हैं कि किसी भी क्षेत्र में खास तौर पर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें वैल्यू चेन का बनना बहुत जरूरी होता है। एक सप्लाई चेन जिसका पार्ट होता है, जिसमें कंज्यूमर तक अच्छा शहद प्राप्त हुए, उसका विश्वास बढ़े, इस हेतु पूरा प्रावधान इस मिशन में किया गया है। और हम इस मिशन के माध्यम से पूरे देश में हमने लगभग सभी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे और सुदृढ़ करने का, उसे और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी वैल्यू चेन क्रिएट की जा रही है ताकि जो शहद का ना सिर्फ उत्पादन बल्कि इसका कंजम्पशन, यानी इससे इसका उपभोग भी बढ़े, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन में शामिल करें, अपने खान पान में शामिल करें। और सर, ये भी चिंता का विषय है, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करते हैं तो प्रति व्यक्ति जो हमारे देश में शहद जो खर्च होता है या लगता है वो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं पोषण सुरक्षा को और सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में भी कार्य करने की आवश्यकता है। क्या उसमें भी इसका प्रभाव हम देख पाएंगे? बिल्कुल, हम जैसे और देशों से तुलना करते हैं जो कि उत्पादन के क्षेत्र में हमसे पीछे हैं, हमारा पूरे विश्व में हमारा स्थान जो उत्पादन के क्षेत्र में है वो लगभग 6वें स्थान पर है, किंतु और उसमें हम बड़ी मात्रा इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। पिछले साल हमने लगभग 1600 करोड़ रुपए की शहद एक्सपोर्ट की है, किंतु जब हम बात देखते हैं कि हमारे देश में उसका कंजम्पशन कितना है तो हम इसको बढ़ाना चाहेंगे और इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि शहद अब समय आ गया है कि जैसे दूसरे देशों में शहद का उपयोग अन्य पदार्थों में होता है, जैसे कि हम बात करें कि बेकरी आइटम्स हैं उसमें शहद को कैसे बढ़ावें, दूसरा होता है कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र में जो शहद के दूसरे उत्पाद हैं उनको कैसे बढ़ावें, और तीसरा है कि हम शहद को ऐसा इस तरह से दिनचर्या में लाएं कि हम प्रत्येक व्यक्ति लगभग वो दिन में शहद का उपयोग करे, चाहे वो उसका ब्रेकफास्ट हो चाहे वो शाम तक किसी न किसी रूप में वो शहद का उपयोग करे। इस दिशा में जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें हम काम कर रहे हैं। कंजम्पशन पैटर्न का मतलब कि हम शहद को अलग अलग रूप में लोगों के कंज्यूमर के बीच में लेके जा रहे हैं। इस दिशा में बहुत से संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने नए प्रोडक्ट बनाए हैं
शहद को लेकर के नए प्रोडक्ट बनाए हैं और उस नए प्रोडक्ट के माध्यम से शहद लोगों के बीच में पहुंच रहा है। किंतु अभी भी हमें बहुत कार्य करने की जरूरत है, खासतौर पर कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस में हम जितने ज़्यादा उत्पाद मार्केट के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं जी। तो शहद का कंजम्पशन भी बढ़ता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने उत्पाद की यहाँ पर बात की और इस मिशन के अंतर्गत अलग अलग उत्पाद भी बाजार तक पहुँचाने का प्रयास है, उससे भी कहीं ना कहीं एक पुश मिल रहा है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है, इसके अलावा जो हम अलग अलग उत्पादों की बात करते हैं, एक आम आदमी की बात करें तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा यही पता होता है कि शहद मिलता है और शहद हम अलग अलग तरीके से उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे उत्पाद हैं, चाहे वो वैक्स की बात करें, वेनम की बात करें, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें। अब तो हनीकॉम्ब का भी एक पूरी कल्चर चल पड़ा है, जो कि हम देखते हैं 5 स्टार्स में से काफ़ी पसंद किया जाता है, उससे कितने कितने दाम में बेचा जाता है। तो ये जो अलग अलग उत्पाद हैं, इनकी कैटेगरी किस तरीके से सुनिश्चित की जा रही है और वो किस तरह से बाजार तक पहुँचाया जा रहा है? पूरे शहद उत्पादन के क्षेत्र में हम यदि इसके अलग अलग पदार्थों की बात करें जो कि शहद उत्पादन के दौरान वो बनते हैं, जैसे कि मैं बात करूं नेचुरल वैक्स। अब वैक्स, उसके बाद मैं बात करता हूं रॉयल जेली की, पॉलन्स हैं, वेनम्स हैं। इन सभी जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ शहद से भी महंगे होते हैं, किंतु अभी इसकी जो उपलब्धता है वो कम है। जैसे वैक्स का उपयोग फलों की कोटिंग में काम आता है। यदि हमें फलों को बहुत दिनों तक रखना है या ट्रांसपोर्ट करना है तो उसकी कोटिंग नेचुरल वैक्स से होनी चाहिए। तो इसमें इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर नेचुरल वैक्स की जरूरत है। पॉलन्स हैं, पॉलन्स का उपयोग चूंकि सामान्यतः है, हम देख रहे हैं कि पॉलन्स लोग चाहते हैं, समझ गए हैं कि कैसे इसके फायदे क्या है, किंतु उपलब्धता हमें बढ़ानी है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक चीज है। बिल्कुल सुपर फूड कहते हैं एक तरीके से, प्रोटीन रिच होता है ये। तो अलग अलग और सर कौन कौन से उत्पाद हैं इसके अलावा यदि हमने बी वेनम की बात करें, आजकल बी वेनम का जो उपयोग है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, खासतौर पे एपीथेरेपी एक नया क्षेत्र आ रहा है। कुछ इसमें जो पुराने मधुमक्खी पालक थे उन्होंने कुछ इसमें अपना अनुसंधान करके धीरे धीरे वो हमारे मनुष्य की बीमारियों को, जैसे अर्थराइटिस में इसका उपयोग, इन सभी लोगों का लेकर के वो काम कर रहे हैं और यह भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा मैं बात करूं कि शहद के जो बेवरेजेस हैं, शहद के बेवरेजेस दूसरे देशों में काफी प्रचलित हैं और पेय पदार्थ होते हैं। और अभी जैसे जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वगैरह होते हैं उसमें ऐसे हमारे स्टार्टअप आ रहे हैं और उन्होंने लोगों को इसको डिस्प्ले भी किया है कि शहद से बनने वाले जो पेय पदार्थ हैं, बेवरेजेस हैं, उनका उपयोग हम बढ़ाएं ताकि लोगों को शहद प्राप्त हो और इसका कंजम्पशन बढ़े। तीसरी जो बात है कि शहद में उत्पादन के बाद जब होता है तब रॉयल जेली का भी काफी उत्पादन होता है और ये रॉयल जेली एक तरह से जो शहद है उसकी तुलना में ज्यादा लाभदायक होती है यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो इन सभी और काम हनी की आपने बात की, काम हनी आजकल प्रचलन में बढ़ गई है। आप देखेंगे कि नाश्ते के रूप में, यदि स्प्रेड के रूप में हमें उपयोग करना है, ब्रेड में उपयोग करना है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि लोग रोटी सुबह खा रहे हैं तो उसमें शहद का उपयोग करके करें ताकि आपको सुबह सुबह ही एक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ मिले और आपके शरीर और स्वास्थ्य ठीक रहे। बिल्कुल, और तुरंत आपको उससे ऊर्जा भी प्राप्त होती है दिन भर के कार्य करने के लिए। अब सर जैसे कि अभी हमने बात की, उत्पादों की बात कर ली, लेकिन जो एक अभी भी कॉन्स्ट्रेन है वो है कि उत्पादन, अलग अलग उत्पादों का उत्पादन किस प्रकार बढ़े। हनी के उत्पादन की बात करें तो यहाँ हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं और इस मिशन से कैसे इसे और गति प्राप्त हो रही है और उन उत्पादों को बढ़ाने के लिए इस मिशन के अंतर्गत किस तरह के प्रयास हैं? उत्पादन संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि अच्छी कॉलोनी का उत्पादन करना, अच्छी कॉलोनी हमारे दर्शकों को समझा दें। कॉलोनी की जब बात होती है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मधुमक्खियां एक सामाजिक प्राणी की तरह काम करती हैं। एक जैसे हम बोलते हैं बहुत ही एक छोटी भाषा में या बहुत ही मोटी भाषा में बोलें कि बॉक्स के अंदर कॉलोनी कही जाती है। उस कॉलोनी में क्वीन बीज होती हैं, ड्रोन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ये सभी अपना अपना काम करते हैं और पूरे को हम एक कॉलोनी का नाम देते हैं। और उस कॉलोनी का जो की क्षमता है, शहद उत्पादन करने की क्षमता और दूसरे पदार्थ उत्पादन करने की क्षमता, ये निर्भर करती है कि आपकी मधुमक्खी की कॉलोनी में क्वीन बीज कितनी पुरानी है, वर्कर्स कैसे हैं, अंदर का मैनेजमेंट कैसा है और उनको कितना आसपास से फ्लोरा मिल रहा है। ये सभी बातें
कॉलोनीज और उससे उत्पादित होने वाले शहद एवं अन्य पदार्थ को प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं 2-3 साल में जनरली कॉलोनी की जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादन क्षमता से मतलब कि शहद उत्पादन भी करना, और जो क्वीन बीज होती है वो भी उसका काम होता है एग लेइंग करना, अंडों का उत्पादन करना और नए फिर वर्कर का तैयार करना। तो ये सारे काम चलते रहते हैं, परंतु 2-3 साल में हमें नई कॉलोनी बनाने की जरूरत होती है, और नई कॉलोनी जितनी ज़्यादा हम बनाते हैं उसमें उत्पादन भी हमें ज़्यादा मिलता है। जी। तो मेरा ये कहना है कि हम मैनेजमेंट इसमें बहुत बड़ा मुख्य विषय होता है। जी, मैनेजमेंट से लेकर हम मार्केटिंग पर आए तो सर, मार्केटिंग से भी जोड़ने के अलग अलग बिंदु हैं इस मिशन के अंतर्गत। यानी उत्पादन तो कर लिया आपने, और जैसा कि आपने बताया कि कॉलोनीज अच्छी होनी चाहिए, वो भी मिशन के अंतर्गत किसानों तक उसको लेकर जानकारी पहुंच रही है, सहायता हो रही है। लेकिन मार्केटिंग एक जो लिंकेज है वो भी एक बड़ी असुविधा होती है कई बार किसानों को इसमें, उसके बारे में क्या प्रयास है? पूरे देश में लगभग 100 जिले ऐसे चयनित किए गए जहां पर हम हनी एफपीओ, शहद एफपीओ का निर्माण कर सकें। अभी लगभग 80 ऐसे शहद एफपीओ बन भी चुके हैं, और उनको हमने सहायता प्रदान करना चालू किया है ताकि वो खुद उत्पादन करें, क्योंकि एक एफपीओ में लगभग 300 मेंबर्स होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। वो खुद उत्पादन करें, हम उनको उत्पादन और उनको ट्रेनिंग, उनको दूसरे क्षेत्रों में विजिट करा करके नए तकनीक को समझना, और साथ साथ में अपनी क्षमता का विकास करना। हम देखते हैं यदि एक आदमी एक काम कर रहा है तो उसकी क्षमता का विकास और सही मायने में वो मार्केट से कनेक्ट नहीं हो पाता है, किंतु यदि 300 लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं तो उसमें क्षमता का निर्माण होता है, प्रोसेसिंग होती है, टेस्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है, ब्रांडिंग होती है। इन सभी बातों को मार्केट, हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं तो यदि एक हम अच्छी प्रोसेसिंग, टेस्टिंग के बाद और ब्रांडिंग के बाद मार्केट में लेके जाते हैं तो कंज्यूमर का विश्वास बढ़ता है, और कंज्यूमर जो है उसका रेट देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये 4 बातें जो मैंने बताई वो हम एफपीओ के माध्यम से कर रहे हैं, और कुछ स्टार्टअप भी हमने इसमें उनको भी हमने सहायता दी है। वो भी मार्केट में जब आते हैं तो पूरी ब्रांडिंग के साथ आ रहे हैं, और वो मार्केट में एक कंपटीशन की जो भावना होती है, क्योंकि रेट का मिलना और अच्छे रेट का मिलना, उसके लिए हमें भी तैयार रहना होता है। हमारे प्रोडक्ट भी पूरे तरह से कंज्यूमर के विश्वास में खरे उतरने चाहिए। जी सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या देश के अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के भी किसी तरह की इसमें योजना है या उसका समावेश करने का प्रयास किया गया है? क्योंकि देखिए कई बार जैसे उत्तर भारत की वहाँ की जलवायु जिस तरीके की है, या फिर फ्लोरा फौना जैसा है, खास तौर पर जैसे कि हम वनस्पति की बात करते हैं शहर में तो वनस्पति का मुख्य रोल होता है, और हम अगर पूर्वोत्तर में चले जाएं या फिर जो अन्य जो हाई टेम्परेचर एरियाज़ हैं, पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में क्योंकि एक रोज़गार की भी समस्या रहती है, क्या वहाँ को लेकर किसी तरह की अलग व्यवस्था या फिर कोई कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल, हम यदि देश में किसी भी क्षेत्र की बात करें तो शहद उत्पादन में वहाँ का जो लोकल फ्लोरा होता है, आसपास का जो प्लांटेशन है, फ्लावर्स हैं, फसलें होती हैं, इनका बड़ा योगदान होता है जी। और वैसे भी परंपरागत रूप से जो शहद उत्पादन पहले होता था, तो हम देखते थे कि जंगली क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में शहद उत्पादन लोग बड़े उसको ट्रेडिशनल वे में करते थे, किंतु उसी को हम अब साइंटिफिक वे में ला रहे हैं। तो आपको और ज़्यादा फ्लोरा की जरूरत है। इसको लेकर के हमने हर प्रदेश में वहाँ की जलवायु के अनुसार किस प्रकार के प्लांटेशन होने चाहिए ताकि पूरे वर्ष मधुमक्खियों को अपना खाना मिले। उसके लिए पूरी हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है, पूरी प्लांट्स की लिस्ट तैयार की है, और जब कभी भी हम किसी क्षेत्र में प्लांटेशन के लिए हमारे पास प्रपोजल आते हैं तो हम उनको प्लांटेशन में इस तरह की प्रजातियों का सुझाव देते हैं जो मधुमक्खियों के लिए लाभदायक हो। उनको उसके अलावा और भी फायदे होते हैं, परंतु मधुमक्खियों के लिए खासतौर पर फ्लोरा जरूरी होता है, उसके लिए हम सहायता दे रहे हैं। ट्रेनिंग कैसे की जाए, क्योंकि हमारे देश में यदि हम दक्षिण राज्यों की बात करें वहाँ प्रजाति अलग है, उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रजाति अलग है, और नॉर्थ के जो राज्य हैं यहाँ पर प्रजाति अलग है। तो उन प्रजातियों का प्रबंधन करना, उनको कॉलोनी के रूप में उनका प्रबंधन करना, ये थोड़ा सा एक ट्रेनिंग का विषय होता है। और हम ट्रेनिंग में ये भी सिखाते हैं कि जब लास्ट में जब हनी और उसके दूसरे जो उत्पाद हैं यदि कंज्यूमर तक पहुंचते हैं तो वो एक शुद्ध रूप में पहुंचें। उसमें ये ना हो कि हम
शुरुआत में कुछ गलती करें और बाद में उसका हमें प्रभाव समझ में आए। तो हमने इसमें राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, हमारी कुछ बहुत अच्छी बी कीपिंग सोसाइटी हैं जो इसमें अच्छा काम कर रही हैं, अनुभवी हैं, उस पर काम कर रही हैं। जी सर, अब ट्रेनिंग पर, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ बातें बताई, तो ट्रेनिंग से जुड़े हुए कुछ मेरे प्रश्न हैं। कई बार शहद तैयार नहीं होता, कच्चा रहता है, उसे निकाल लिया जाता है। शायद यहाँ भी अज्ञानता है या फिर किसान सोचते हैं जल्दी से उन्हें पैसा मिले। जब प्रोसेसिंग की बात होती है तो एक मिनिमम टेम्परेचर जो होता है उसका ज्ञान नहीं होता है। प्रोसेसिंग के समय कई एंजाइम्स जो हैं हनी के, वो ख़राब हो जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई मानक सेट किए गए हैं और किसान भी इसको लेकर अच्छा अवेयर हो ताकि आगे प्रोडक्ट भी उसका रिजेक्ट ना हो? ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले हम उत्पादन कैसे करें और उनका प्रबंधन कैसे करें। दूसरा आता है कि फ्लोरा कौन कौन सा होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि कभी कभी पूरे वर्ष में फ्लोरा आसपास उपलब्ध नहीं होता है, तो कॉलोनीज को माइग्रेट करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान भी लेके जाना पड़ता है। उस दौरान हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये भी ट्रेनिंग का विषय है। बीज को बीमारियां भी होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें बीमारियां भी आती हैं, उनकी पहचान करना, उनका प्रबंधन करना। प्रबंधन ऐसा हो कि वो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट, कोई ऐसा गलत प्रभाव बाद में प्रोडक्ट में ना आए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और तीसरी बात जो आपने खास तौर पे पूछी थी कि जब हम शहद उत्पादन कर लेते हैं और मार्केट में लेके आते हैं, तो सबसे बड़ा हमारे साथ चैलेंज होता है कि कंज्यूमर ये समझे कि ये बहुत शुद्ध शहद है। उसको लेकर के FSSAI ने मानक बनाया है। उस मानक में उस शहद को खरा उतारना चाहिए। अभी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम पूरे देश में बड़ी लैब्स और कुछ छोटी लैब्स टेस्टिंग के लिए लगा रहे हैं और लग भी चुकी हैं, काम कर रही हैं। उस लैब में के अंतर्गत यदि हमारे ऐसे किसान भाई या मधुमक्खी पालक या उनका समूह या कोई प्रोसेसर उनको टेस्ट कराता है और टेस्ट कराने के बाद में ये कहता है कि मेरी ये शहद टेस्टेड है और इस तरह के मानकों में खरी उतर रही है, तो कंज्यूमर का उस पर इफेक्ट भी आता है। बिल्कुल। प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो बात आती है कि मेनली शहद में जब प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ ये है कि यदि दो चीज़ें हैं इसमें, या हम शहद को जब कच्ची, मेरा मतलब है कि जब हम शहद को इकट्ठा करते हैं कॉलोनी से और इकट्ठा करने के बाद जब हम उसको प्रोसेसिंग में लाते हैं, तो यहाँ पर हम शहद को केवल उसके मॉइस्चर को कम करना, उसमें जो कोई अन्य पदार्थ मिल गए हैं, कचरा वगैरह, उनको अलग करना, और कुछ पॉलन काउंट्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं कहीं पर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके शहद को बाद में पैक करना। ये होते हैं, इसमें कोई दूसरे पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। जी। क्योंकि शहद नेचुरल होती है, इसमें दूसरे पदार्थ बिल्कुल भी नहीं मिलाए जाते हैं और यह एक शहद शुद्ध मानी जाती है। किंतु इस दौरान कुछ इस प्रक्रिया में तापक्रम को बनाए रखना, ये भी एक हमारे मानकीकरण का एक विषय है। तो ये पूरी जो प्रोसेसिंग है, ये जो प्रोसेसर होते हैं उसको पूरे उनका उद्देश्य होता है कि जब शहद बाद में बने तो एक अच्छी शहद लोगों तक पहुंचे। और टेस्टिंग आजकल बहुत हमारे लिए विषय, बहुत मुख्य विषय हो गया ताकि लोगों को अच्छी शहद मिले। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें आपने यहाँ पर बताई। सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने स्टार्टअप का भी जिक्र किया, यानी मधुमक्खी पालक जो है वो, अभी तक हम सोचते थे कि जो किसान है वो उसने थोड़ा मधुमक्खी पालन भी कर लिया है, लेकिन ऐसे भी युवा आ रहे हैं जो किसान नहीं भी हैं लेकिन वो मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं और उससे जुड़े स्टार्टअप्स भी हैं। तो ये जो एक नया पैटर्न है या फिर कहें एक अच्छी शुरुआत है युवाओं के बीच में, इसको सपोर्ट करने के लिए क्या कोई सीड मनी भी दी जा रही है, इसके बारे में बताएं सर। स्टार्टअप के लिए पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक स्कीम चल रही है जिसमें उनके जो इनोवेशन है, जो उनका नॉलेज है, और उसको ध्यान में रखते हुए उनको प्रारंभ में एक सीड मनी दी जाती है ताकि वो अपने एक विचार को, अपने अनुभव को, इनोवेशन को वो सामने लाएं और एक तरह से टेक्नोलॉजी बन जाए और उसके बाद वो आगे काम करें। ऐसे ही कुछ स्टार्टअप को हमने भी चयनित किया है जो इसमें काम कर रहे हैं और उनको हमने सहायता भी दी है। अब यहाँ पर एक जो सबसे पहला विषय था, आपने भी उसमें बात की थी कि हम कंजम्पशन कैसे बढ़ाएं। यहाँ पर मैं स्टार्टअप का रोल बहुत महत्वपूर्ण देखता हूँ, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ाने में और उत्पादों को अलग अलग रूप में लाने में, जैसे शहद के जो उत्पाद हैं उनको अलग अलग रूप में लाने में, अट्रैक्टिव वे में लाने में हमारे स्टार्टअप अपना इनोवेशन डाल सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि किसी ने शहद को
पाउच में भी लेके आया ताकि इसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। किसी ने शहद को एक स्पून फॉर्म में लेके आया ताकि आप थोड़ा सा उसको खोलें और तुरंत उसको उपयोग कर लें। तो क्योंकि हर जगह एक कांच की बोतल को लेके जाना भी एक प्रॉब्लम हो सकता है ट्रांसपोर्ट में, खास तौर पे यदि हम इसको जितना ज्यादा इजी वे में ट्रांसपोर्ट करें, ऐसे इनोवेशन डालें, उसके उपयोग को बढ़ाएं और नए उत्पाद सामने लाएं, तो इसमें स्टार्टअप की भूमिका बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो लोग यदि वो जुड़ते, हमारे मधुमक्खी पालक से जुड़ते हैं शहद को लेकर के और फिर बाद में अपना इनोवेशन डाल करके अच्छे उत्पाद बनाते हैं, तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। जी बिल्कुल, यानी ऐसी पैकिंग हो, उस तरह की पैकिंग हो जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने में आसान हो, और ऐसा नहीं कि आप घर में ही सिर्फ शहद का इस्तेमाल करें। पॉकेट छोटे छोटे पाउचेस भी बनने लगे हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सर अंत में कुछ और बातें जो आपको लगता है कि हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए इस मिशन से जुड़ी हुई? इस मिशन में हमने पूरे देश में खासतौर पर राज्यों के माध्यम से और वहाँ जो मधुमक्खी पालक हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया है। हमने इसमें एक पोर्टल भी बनाया है जो कि पिछले 3 साल से कार्यरत है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब शहद उत्पादन होता है तो उसमें कितने लोग उसमें कार्यरत हैं, उनके पास कितनी कॉलोनी है और वो कितना उत्पादन करते हैं, यह एक विषय है। और जब हमें इसकी जानकारी होती है तो कंज्यूमर को, और कंज्यूमर तक इसकी जानकारी होती है तो उसको लगता है कि शायद हमें अच्छा मिल रहा है। जी। तो हमारे पास एक मधु क्रांति पोर्टल है। इस मधु क्रांति पोर्टल में अभी तक हमने 22 लाख से ऊपर कॉलोनीज का हमने रजिस्ट्रेशन किया है और इसमें सभी राज्यों से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हमें ये पता चल रहा है कि किस क्षेत्र में, किस जिले में कितने मधुमक्खी पालक हैं। तो मधुमक्खी पोर्टल जो है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे किसान, युवा सभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी आप जाकर के बहुत सारी जानकारी तो प्राप्त कर ही सकते हैं, बल्कि अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो उससे जुड़ी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और आज हमने बात की राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन पर, और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, जो बिंदु हैं, उन पर विस्तृत चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सरकार आपके साथ, जिसमें हमने बात की राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के बारे में। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे हमारे किसान, हमारे युवा लाभ लेंगे और इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशेंगे, अपने आर्थिक विकास को बल देने में कामयाब होंगे। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है sarkar@gmail.com। आप चाहें तो हमारा ये कार्यक्रम हमारे फेसबुक आईडी पर भी जाकर देख सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिससे आप जुड़ भी सकते हैं और हमारे कार्यक्रम भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800113060, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान, और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम विशेषज्ञों के समक्ष रखेंगे। सरकार आपके साथ में नए अंक में एक नई योजना के सार के साथ और विशेषज्ञ के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।